ओके, बोर्ड सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. सो यस सर। कल मैंने जो भी पढ़ाया वो सबको समझ में आया? मेन तो यस सर। उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट था और मैंने पढ़ने के लिए यस बोला था सर। फर्स्ट पेज सेकंड पेज, सबने पढ़ा? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो भी भेजा था कैसे अपलोड करना है असाइनमेंट, समझ में सबको आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही तुम लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है। जब भी मैं असाइनमेंट दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा और तुम लोग जो है उसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन वहीं पर देगा। ठीक है? ओके सर। ओके। सो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था एक्सियम और दूसरा पढ़ा था पोस्टुलेट। ये दोनों वर्ड सबको समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। Axiom and postulate. Axiom is a statement which does not require any proof and it is true, है ना? ये ट्रू है और इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है? क्या हुआ पूनम, तुमने पूनम किस क्लास में हो तुम? पूनम कौन से क्लास में हो? पूनम किस क्लास में है, किसी को पता है क्या? सर मैं हूँ अभी। पूनम ने अभिलाषा है। सर अभिलाषा है अभिलाषा? सर। तो तुमने पूनम क्यों नाम लिख के रखा है? हाँ? मम्मी की आईडी है ये। मम्मी अच्छा की ठीक है। आईडी अच्छा, से। तो तुम्हारा अपना आईडी है ना केवीएस आरओ पटना का? नो सर। क्यों? सर वो फोन रीसेट हुआ था ना तो उसमें आईडी चली गई थी, दोबारा से बनानी पड़ेगी। आईडी दोबारा क्यों बनानी पड़ेगी? आईडी तुमको नहीं याद है? सर पासवर्ड डालते हैं तो रॉन्ग बताता है। तो तुम अपने क्लास टीचर से क्यों नहीं कांटेक्ट करके पासवर्ड को लेते हो? अभी तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना, तुम गूगल क्लासरूम में भी ज्वाइन नहीं किया अभिलाषा। यस सर, आज कर लेंगे। तो अपने क्लास टीचर को बोलना, वो तुम्हारा पासवर्ड कर रीसेट कर देंगे। ठीक है? और जल्दी लॉग इन करो। ठीक है? ओके सर। ओके। सो एक्सियम क्या था? वो स्टेटमेंट मैथ्स में है जो हमेशा ट्रू है और जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट भी वही स्टेटमेंट है, बट पोस्टुलेट वर्ड का यूज हम कहां करते हैं? ज्योमेट्री में करते हैं। एक्सियम वर्ड के जगह पे हम ज्योमेट्री में पोस्टुलेट वर्ड का यूज करते हैं। ये यूक्लिड के हिसाब से था। ये दोनों वर्ड जो अलग अलग वर्ड है वो यूक्लिड जो थे पोस्टुलेट वर्ड का जो यूज करते थे वो ज्योमेट्री में करते थे। यानी ज्योमेट्री में कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है और वो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तो उसको हम पोस्टुलेट कहते थे। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये दोनों वर्ड सेम है। तुम एक्सियम वर्ड यूज करो या पोस्टुलेट वर्ड यूज करो, डजंट मीन, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है? ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यस यस सर। Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरम। थ्योरम। सो थ्योरम क्या है? थ्योरम दोज स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स दैट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड। हाँ, स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स which is true and require proof using axiom or postulate, using axiom or postulate। ठीक है? वो सारे स्टेटमेंट मैथ्स में जो ट्रू हैं बट जिनको प्रूफ करने की भी जरूरत है। ठीक है? और इनका हम प्रूफ किसकी मदद से करते हैं? एक्सियम और पोस्टुलेट की मदद से करते हैं। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम। देखो तुम लोग, थ्योरम आया है कि नहीं आया तुम लोग के पास?
आया है सर। कौन से चैप्टर में और क्या नाम था थ्योरम का? है सर, पोलिनोमियल चैप्टर में आया था सर। हाँ, क्या नाम था? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, है ना? सो देखो, उसको हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, रिमाइंडर थ्योरम को। स्टेटमेंट है मैथ्स में और ट्रू है, बट उसको हमको प्रूफ करने की जरूरत है। हाँ, क्या हुआ अमन? कुछ पूछना है अमन? नो सर। तो क्यों हैंड रेज की हो तुम? ओके, सो वो सारे स्टेटमेंट मैथ्स में जिनको हमको प्रूफ करने की जरूरत है, ठीक है? ट्रू तो है, बट उनके लिए हमको प्रूफ भी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं थ्योरम। एग्जाम्पल रिमाइंडर थ्योरम, और हमने रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ भी किया था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, अब आगे जब लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग को बहुत सारे एक्सियम भी मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरम भी मिलेंगे। ये हम लोग देखेंगे जब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोग आएंगे तो। ठीक है, उस वक्त हम लोग इस टॉपिक को फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोरोलरी। ये वर्ड जो है थोड़ा सा टिपिकल है तुम्हारे लिए, क्योंकि कोरोलरी मिला है, बट हम लोग उसको कोरोलरी वर्ड से नहीं जानते हैं। जो तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमारे पास फैक्टर नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम। क्या आया था? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। जो मेरा फैक्टर, भले इसके साथ थ्योरम वर्ड ऐड है, ठीक है, बट फैक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं एक तरह का कोरोलरी है। तो कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी वो सारे स्टेटमेंट है मैथ्स में जो ट्रू तो हैं, बट उनको भी प्रूफ करने की जरूरत है, बट तब तो वो थ्योरम हो जाएंगे। तो थ्योरम और कोरोलरी में क्या अंतर है? तो कोरोलरी वो सारे स्टेटमेंट हैं जो हम थ्योरम की मदद से प्रूफ करते हैं। यानी कि जो थ्योरम का कंक्लूजन है वो मेरा क्या कहलाएगा? कोरोलरी। तो तुम देखो, जो फैक्टर थ्योरम है वो एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम से ही आया हुआ है ना। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर मेरा नॉन जीरो होता है। अगर रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाएगा तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम किस में फैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा? थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट फैक्टर हो जाएगा। थ्योरम में। तुम लोग सभी ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों यूज किया है। दोनों में रिमाइंडर निकालने का ही तरीका है। इसमें रिमाइंडर जीरो आता है, इसमें रिमाइंडर नॉन जीरो आता है। अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैक्टर थ्योरम में। तो एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम का ही कंक्लूजन है ना फैक्टर थ्योरम, अलग नहीं ना है। नो सर। तो वो सारे स्टेटमेंट, दोज स्टेटमेंट which are derived from, which are derived वर्ड का मतलब समझते हो ना? लिया गया है। हाँ, लिया गया है। derived from थ्योरम। जो थ्योरम से लिया गया है वो सारे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोलरी। क्लास 9th में तुम लोग को एक जगह, हाँ एक जगह ये कोरोलरी वर्ड ना एक जगह और मिलेगा, सर्कल में। सर्कल में भी एक कोरोलरी आएगा, ठीक है? तो वहां पे फिर से हम लोग इसको रिकॉल करेंगे कि कोरोलरी कौन है। ठीक है, तो कोरोलरी भी स्टेटमेंट ही है, और जो ट्रू भी है उसको भी प्रूफ करने की जरूरत है, बट उसका प्रूफ हम किसकी मदद से करेंगे? थ्योरम की मदद से करेंगे। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोलरी। तो तुम देखो, एक्सियम वर्ड हम लोग को समझ में आ गया। एक्सियम पोस्टुलेट एक ही है मॉडर्न मैथमेटिक्स में, अलग अलग वर्ड नहीं है। थ्योरम वर्ड, कोरोलरी। ठीक है, इन सारे वर्ड में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ओके, एक लास्ट वर्ड है हमारे पास। ये वर्ड तुम लोग को अभी तक नहीं मिला है, कंजेक्चर। कंजेक्चर। सो व्हाट इज कंजेक्चर? कंजेक्चर मैथ्स में वो सारे स्टेटमेंट हैं जो ट्रू तो हैं, लेकिन उनको प्रूफ अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि वैसे स्टेटमेंट जिनका ना तो हम प्रूफ जानते हैं, ना तो हम ये भी जानते हैं कि ये गलत है। मतलब उसको आज तक कभी किसी ने प्रूफ भी नहीं कर पाया है, और ना ही किसी ने उसको गलत भी साबित कर पाया कि ये गलत है। यानी कि उसको हो सकता है फ्यूचर में कोई प्रूफ कर दे। तो जब ये कंजेक्चर फ्यूचर में प्रूफ हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्योरम। लेकिन जब तक वो प्रूफ नहीं है, उसका प्रूफ हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यह भी नहीं पता है कि वो गलत है,
गलत भी आज तक किसी ने उसको साबित भी नहीं कर पाया है, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंजेक्चर। ये तुम लोग को नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। कंजेक्चर वर्ड का मतलब समझ में आया, कंजेक्चर क्या होता है? यस सर। वो मैथ्स में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। आप अगर हायर मैथमेटिक्स अगर तुम लोग पढ़ोगे, अगर इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो अगर मैथ्स में आगे अगर स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड दैट रामानुजम ने मैक्सिमम काम जो है मैथ्स पे किया था, ठीक है। रामानुजम क्या थे कि वो बहुत सारी चीजों को देखते थे मैथ्स में, लाइक नंबर इज गॉड फॉर रामानुजम, ठीक है। वो नंबर को गॉड से कंपेयर करते थे, ठीक है। यानी कि वो भगवान जो था उनके लिए नंबर था, तो वो भगवान को याद कर रहे हैं एक तरह से, वो रामानुजम नंबर को याद करते थे, ठीक है। तो वो हर चीज को देख लेते थे कि ये सही है, बट उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट, क्योंकि उनका जो डेथ था वो बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट को लिख तो दिया बट उसका प्रूफ नहीं दिया। और आज तक बहुत सारे स्टेटमेंट रामानुजम के हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जा सका है, लेकिन आज तक किसी ने उसको गलत भी साबित नहीं किया है। तो रामानुजम के बहुत सारे कंजेक्चर है, ठीक है। गूगल पे टाइप करके देखना रामानुजम कंजेक्चर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंजेक्चर विच इज रिलेटेड टू रामानुजम, ठीक है। तो रामानुजम के बहुत सारे कंजेक्चर हैं जिनको ना तो किसी ने आज तक गलत भी साबित किया है, ना तो किसी ने प्रूफ किया है। जब वो प्रूफ होता जाएगा तो वो सारा कंजेक्चर किस में कन्वर्ट होता जाएगा? थ्योरम पे। थ्योरम में होता जाएगा, ठीक है। तो कंजेक्चर वर्ड वैसे स्टेटमेंट है मैथ्स में जिनको ना तो किसी ने प्रूफ किया है ना तो गलत। जो गलत हो गया वो कंजेक्चर हट गया, वो मैथ्स में स्टेटमेंट नहीं है, मैथ्स में कोई थ्योरम नहीं है। गलत हो गया इसका मतलब वो हट गया, लेकिन अगर प्रूफ हो गया तो वो थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और जो अभी तक ना तो गलत साबित हुआ है ना तो प्रूफ किया जा सका है कि ये ट्रू है, वैसे को हम लोग कंजेक्चर बोलते हैं। मैं एक कंजेक्चर का एग्जांपल दे दे रहा हूं जिसको तुम लोग समझ सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डबैक कंजेक्चर। गोल्डबैक कंजेक्चर, ठीक है। ये स्टेटमेंट तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। इसको अभी तक किसी ने प्रूफ भी नहीं किया है और किसी ने इसको गलत भी साबित नहीं किया है कि ये गलत है। क्या है गोल्डबैक कंजेक्चर? ये बोलता है कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर जानते हो ना? पॉजिटिव इवन इंटीजर को मतलब समझते हो? यस सर। 2 ठीक 4 है। 6 तो 8 एनी 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर, हाँ 2 4 6, बट इट विल बी ग्रेटर देन 2। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 क्या क्या होगा? 4 6 8 10 and so on. हाँ 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सो ये स्टेटमेंट बोलता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से बड़ा है कैन बी रिटेन एज सम ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 2 से बड़ा है उसको हम इवन प्राइम नंबर के सम में लिख सकते हैं। तुम देखो 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 plus 1. लिख सकते हैं प्राइम नंबर के सम Oh में। yeah. नहीं, 3 हाँ. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, Yes, yes, ओके। even 6 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 3 लिख सकते हैं ना? 3 plus 8 3. इसको हम 5 प्लस 3 लिख सकते हैं ना? 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो तुम मुझे बताओ ऐसा कोई इवन नंबर है जिसको हम 2 प्राइम नंबर के सम में नहीं लिख सकते? ऐसा इवन नंबर तुमको अभी तक मिला है क्या? अगर मिल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को मिला भी नहीं है ऐसा इवन नंबर जिसको हम 2 प्राइम नंबर के सम में नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी तक किसी को मिला नहीं है, इसका मतलब ये गलत तो नहीं है अभी तक। और अभी तक इस स्टेटमेंट को किसी ने प्रूफ भी नहीं कर पाया है। ये तो हम एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, प्रूफ करने का मतलब है जनरल, समझ रहे हो? तो ये अभी तक स्टेटमेंट मेरा कंजेक्चर है। समझ में आया सबको? Yes sir. yes sir. ठीक है। तो तुम लोग अगर फ्यूचर में मैथ लेते हो और अगर तुम लोग इसको प्रूफ कर देते हो देन इट विल बी वेरी गुड थिंग, ठीक है। अगर तुम लोग इसको प्रूफ कर देते हो फ्यूचर में। समझ में आया? Yes sir. सर आप भी तो ट्राई किए होंगे. हाँ, तो अभी तक हमसे भी नहीं उतरा प्रूफ हो पाया है, सो इसलिए तो अभी तक ये कंजेक्चर है, ठीक है। जो कोई भी प्रूफ कर देगा तो ये कंजेक्चर मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्योरम में? हाँ, थ्योरम में। सो ऐसे बहुत सारे कंजेक्चर है, गूगल पे तुम लोग टाइप करोगे ना तो यू विल गेट मेनी कंजेक्चर। ठीक है, गूगल पे आज सर्च करके देखना कंजेक्चर का मतलब क्या देता है। ठीक है, ओके सर। सो ये सारे स्टेटमेंट सबको समझ में आया। टर्म जो टर्म हम लोगों ने यूज किए, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी एंड कंजेक्चर। ओके, अब हम लोग आते हैं, तुम्हारे बुक में ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, कंजेक्चर वर्ड यूज नहीं किया है, तो कंजेक्चर वर्ड भी इन्हीं सब से रिलेटेड था, तो मैंने कंजेक्चर तुम लोग को बता दिया कि कंजेक्चर क्या होता है। ये सारा तुम्हारे, किसी ने देखा है ये कहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में? किसी को मिला है? मैं बता दे रहा हूं, ये पेज नंबर निकालो, 83 पेज नंबर निकालो। निकाल लिए। ठीक है, 83 पेज नंबर में देखो, थ्योरम, या थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन भी बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल से पहले एक बोल्ड लेटर में कुछ लिखा हुआ है, प्रपोजिशन एंड थ्योरम। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इन सारी चीजों का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे इस वाले पैराग्राफ में डिफाइंड है, तो इसको सबको याद हो गया ना? अब हम लोग जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का उस पे आते हैं, यूक्लिड्स एक्सियम। यूक्लिड से क्या क्या एक्सियम है? एक्सियम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये सारा तुम्हारा जो यूक्लिड एक्सियम है, ये पेज नंबर 81 में दिया हुआ है। मैं इसी को एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यूक्लिड एक्सियम को याद करने की जरूरत नहीं है, और ये ऑर्डर में नहीं होता है। ठीक है, यूक्लिड एक्सियम को तुम फर्स्ट को सेकंड में भी बोल सकते हो, सेकंड को थर्ड में भी बोल सकते हो, थर्ड को फिफ्थ में भी बोल सकते हो। यूक्लिड एक्सियम का कोई ऑर्डर नहीं है। बट जब हम यूक्लिड पोस्टुलेट पढ़ेंगे ना, तो यूक्लिड पोस्टुलेट जब हम पढ़ेंगे, क्यों यूक्लिड के, देखो यहाँ पे यूक्लिड ने दो वर्ड, मैंने बोला था ना, यूक्लिड के हिसाब से एक्सियम और पोस्टुलेट अलग अलग वर्ड है, मैंने वो बोला था ना। यस सर। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में पोस्टुलेट और एक्सियम एक ही है। तो ये हम लोग यूक्लिड का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए यूक्लिड एक्सियम अलग है और यूक्लिड पोस्टुलेट अलग है। तो यूक्लिड एक्सियम जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यूक्लिड एक्सियम याद तो हम करेंगे, बट उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहला वाला पहले पोजीशन पे होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन जब हम यूक्लिड पोस्टुलेट बोलेंगे ना, तो यूक्लिड पोस्टुलेट ऑर्डर में है। यानी यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट का मतलब एक ही स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है पोस्टुलेट 1 के साथ। तुम पोस्टुलेट 1 को पोस्टुलेट 2 नहीं बना सकते हो, पोस्टुलेट 2 को पोस्टुलेट 3 नहीं बना सकते हो। यूक्लिड अगर एग्जाम में आया राइट यूक्लिड पोस्टुलेट 1, तो तुमको याद होना चाहिए कि पोस्टुलेट 1 क्या था यूक्लिड का। तो पोस्टुलेट जो है यूक्लिड का वो ऑर्डर में है, एक्सियम जो है वो ऑर्डर में नहीं है। तुम उसको रैंडमली भी एक्सियम को याद रख सकते हो, बट पोस्टुलेट को रैंडमली नहीं याद रख सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स एक्सियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे एक्सियम्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन तुमको याद रखना हो, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो पूछेगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, तो तुमको अपना यूक्लिड एक्सियम का स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, जो यूक्लिड एक्सियम हमने अपने मैथमेटिकल क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज किया है। इसीलिए यूक्लिड एक्सियम भी हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड एक्सियम को एक एक करके पढ़ते हैं। ये तुम्हारा पेज नंबर 81 में है, लिखा हुआ है, फॉर डिटेल अबाउट एक्सियम एंड पोस्टुलेट रेफर टू अपेंडिक्स 1। सम ऑफ द यूक्लिड एक्सियम्स नॉट इन हिज ऑर्डर, अपने ऑर्डर में नहीं है, आर गिवन बिलो। सो फर्स्ट एक्सियम आते हैं हम लोग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे यूक्लिड एक्सियम्स पे आते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। यूक्लिड एक्सियम्स, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आवाज आ रहा है मेरा? यूक्लिड एक्सियम्स, फर्स्ट यूक्लिड एक्सियम पे आते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग are equal to one another, are equal to one another।
इस स्टेटमेंट को कोई मुझे समझाएगा? Yes, sir. इस स्टेटमेंट को, हाँ यस बताओ सर, मुझे। समझा सकते हैं। हाँ बोलो। सर जैसे कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम, जैसे एंगल ए इक्वल एंगल बी हम लोग कहते हैं, तो वैसे ही हाँ, थिंग्स आर इक्वल एंगल टू ए वन इक्वल टू अनदर, एंगल बी। हाँ, तो वैसे ही इसमें एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो हाँ, वैसे ही एक और चीज इक्वल लेंगे, जैसे एंगल सी इक्वल एंगल बी, हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल Angle ए A is equal इक्वल to एंगल B. सी। यस राइट, यही चीज, यस यही चीज ये बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी ए और बी दोनों जो है, ए और सी दोनों एक ही चीज के इक्वल है। यस सर थिंग्स, है। थिंग्स, थिंग्स वर्ड यहां किसके लिए यूज किया है? ए और सी के लिए। विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ए भी बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है। तो ये बोलता है कि अगर अलग अलग चीज सेम ही चीज के बराबर है, यानी कि ये दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ये एक्सियम 1 सबको समझ में आया? इसका यूज करते हो ना तुम लोग यस मैथ्स सर। में? मैथ्स में इसका यूज यस करते हो, सर, देख रहे हो? तो अभी एंगल तक में। हम लोगों ने जितना भी ज्योमेट्री में मैथ्स पढ़ा है, कहीं ना तो कहीं यूक्लिड एक्सियम का हम लोग यूज करते हैं। तो अब से फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड, जब भी हम लोग मैथ्स ज्योमेट्री में कोई चीज यूज कर रहे होंगे, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन से यूक्लिड एक्सियम या कौन से यूक्लिड पोस्टुलेट का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आज के बाद से, क्योंकि आज से तुम लोग यूक्लिड एक्सियम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पहला एक्सियम यही बोलता है कि अगर जरूरी नहीं कि एक ही चीज, अगर मान लो x जो है वो y के बराबर है, w जो है ये भी y के बराबर है, a जो है ये भी y के बराबर है, b जो है ये भी y के बराबर है, तो ये चीजें जो है एक ही चीज के बराबर है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। आपस में इक्वल हो जाएगी। यही बोलता है यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम। सबको समझ में आया यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम? सर। यस सर। Yes. यस सर। ये हो गया यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम। नाउ कम टू द यूक्लिड सेकंड एक्सियम। सेकंड एक्सियम क्या बोलता है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, if equals are added to equal then whole are equal। इसका यूज तुम लोग किए हो, किस चैप्टर में किए हो? पहले तो मुझे समझा दो, मैं जिससे पूछता हूं वही बताएगा। मेधा, यस सर। मेधा, मुझे इस यस जो सर। स्टेटमेंट लिखा गया यूक्लिड एक्सियम का, इसका मतलब बताओ। सर जो भी होल्स नंबर लिखते हैं उसको जोड़ने पर इक्वल ही आएगा। नहीं मेधा, एक एग्जांपल देके मुझे समझाओ। जैसे कि 4, तो हाँ, उसको जोड़ते हैं 2 + 2 तो 4 आ जाएगा ना सर, इक्वल। नहीं ये नहीं बोल रहा है सर बोर्ड नहीं स्टेटमेंट। दिखता है। अविराज, बोर्ड अविराज, नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा है? यस सर सर। बोर्ड में दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अविराज क्लास में हो? अभी बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अ- यस सर। अविराज, यस सर। अविराज यस सर। मुझे बताओ, ये जो यूक्लिड का सेकंड एक्सियम है, तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, यूक्लिड का सेकंड एक्सियम यस क्या सर। बता रहा है वो मुझे समझाओ। हाँ, सर यूक्लिड का सेकंड जैसे कि एक्सियम क्या बता रहा है सर जैसे कि एक दिया हुआ है लाइन ए बी सी हाँ, इज अ लाइन। ए बी सी इज अ लाइन। सर तो हाँ, ए प्लस बी हाँ, इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ए प्लस बी इक्वल टू सर ए प्लस सी, पॉइंट को कैसे ऐड कर सकते हो? ए प्लस बी और बी प्लस सी इज नहीं, इक्वल्स टू ए प्लस सी।
आज मैं समझ रहा सर, हूँ हम तुम्हारा, समझाएं? बट ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। नहीं, एक मिनट ध्रुव, ओम, ध्रुव, ध्रुव, यस बता यस सकते हो? हाँ बताओ, हाँ बताओ। सर, अगर ए इसका बी कोई चैप्टर में को इसका यूज भी किए हो, उस चैप्टर। हाँ हाँ बोलो, सर, बोलो ध्रुव। अगर ए बी को ए हाँ बी और बी सी को जब ऐड करेंगे हाँ तो इक्वल टू ए सी होगा। हाँ, यही कह रहा है सेकंड वाला में। नहीं नहीं नहीं। सर बताएं। आयुष, आयुष, आयुष क्लास में हो? आयुष, सर आयुष, आवाज नहीं आ हेलो रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ आवाज सर। नहीं सर। रहा है? सर आ रहा है सर। ओके। सिंधी, स्निधि, 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 स्निधि क्लास में है? स्निधि, नहीं। शिवानी, यस सर। हाँ मुझे इसका मतलब बताओ तो। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? सर मतलब ऐड करने पे सर बोर्ड अच्छा सर चलो, ऐड करने पे इक्वल सर होना बताएं, चाहिए। सर बता दें। ऐड करने पे इक्वल होना चाहिए? नहीं 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 हो, ऐड करने पे इक्वल होना चाहिए नहीं। क्या इक्वल होना चाहिए? बलराज, बलराज, बलराज क्लास में है? Yes, sir. हाँ मुझे बताओ इस सेकंड स्टेटमेंट का मतलब। सेकंड एक्सियम क्या बता रहा है? अच्छा, मैं तुम लोग से ये पूछ रहा हूं कि ये किसी चैप्टर में यूज किए हो? यस कोई बताएगा ये किस चैप्टर में यूज किए हैं? इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अपने प्रीवियस किसी चैप्टर में यूज किए हैं। प्रीवियस क्लास में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी क्लास में, हो सकता है किसी क्लास में सर इस 7 क्लास कॉन्सेप्ट का में हमने यूज। लाइन्स और एंगल में, कोरोस्पोंडिंग लाइंस एंड एंगल। एंगल्स में, इसके अलावा, इसके अलावा क्वेश्चन। हाँ सिंपल इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन में तुम देखो x प्लस टू इज इक्वल टू 7, तो ये क्या बोला? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, तो यहाँ पे -2 कर देते हैं। तो तुम देखो ये दोनों चीज मेरी इक्वल है ना, x -2 और 7 मेरा क्या है? इक्वल है। तुमको x का वैल्यू निकालना है तो तुम क्या करते हो? दोनों साइड इक्वल चीज ऐड करते हो, करते हो? यस यस सर। तो ये यही बोल रहा है कि अगर अगर दो चीज इक्वल है और दो चीज अगर इक्वल है तो उसमें अगर हम इक्वल चीज ऐड करेंगे तो जो मेरा होल आएगा, तो होल क्या है? यही है। और इधर होल क्या है? ये है। तो जो मेरा होल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू 9। तो जो हमारा सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने में का जो कॉन्सेप्ट था वो, उसमें हम लोग इसका यूज करते थे। इफ दो चीज अगर इक्वल है, जस्ट अब ऐसे भी देख लो ना, अगर दो मान लो ब्रदर हैं, दो भाई हैं, दोनों के पास 5-5 चॉकलेट है, तो दोनों के पास 5-5 चॉकलेट है, यानी दोनों के पास बराबर चॉकलेट है। अब दोनों को अगर मैं 2-2 चॉकलेट दूंगा तो जो होल रहेगा दोनों के पास वो इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर रहेगा। यस सर। रहेगा ना, क्योंकि
तो यही बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि दो चीज अगर इक्वल है और दोनों को अगर मैं इक्वल चीज दे दूं, यानी कि दोनों तरफ मैं इक्वल चीज ऐड कर दूं, तब भी जो बाद में नया रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। यही बोल रहा है। सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल चीज हम इक्वल चीज में ऐड करते हैं, देन होल आर इक्वल, तो जो पूरा चीज आएगा दोनों के पास वो दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड एक्सियम भी सबको समझ में आया? यस सर। सेकंड एक्सियम सबको समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये हमारा सेकंड एक्सियम था। अब आते हैं थर्ड एक्सियम पे। थर्ड एक्सियम क्या बोल रहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो थर्ड एक्सियम अब सब्ट्रैक्शन आ गया, एडिशन के जगह पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड from equal then remainders are equal। रिमाइंडर्स आर इक्वल, इसका यूज हम लोग सिंपल इक्वेशन में करते थे ना। दो चीज अगर बराबर है, x + 2 = 7, तो दोनों साइड अगर हम सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका यूज हम लोग जो है सिंपल इक्वेशन में करते थे ना। तो तुम देख रहे हो ऑलरेडी हम लोग जो इक्विड एक्सियम का यूज जो है अपने जूनियर क्लासेस से ही करते आ रहे थे। उस वक्त तो हमको नहीं पता था कि ये इक्विड एक्सियम है, बट अब इसके बाद से अब हमको पता है कि हमने क्या क्या सॉल्व किया था इक्विड एक्सियम की मदद से। तो ये थर्ड एक्सियम भी सबको समझ में आया? व्हाट इज थर्ड एक्सियम? यस सर। यस सर। ठीक है, दो चीज अगर बराबर है और दोनों बराबर चीज से हम इक्वल चीज हटा दें तो जो बचेगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर में से हम बराबर ले रहे हैं, तो जो बचेगा दोनों के पास वो मेरा क्या होगा, बराबर होगा। यही बोल रहा है मेरा थर्ड एक्सियम। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। दिस इज योर थर्ड एक्सियम। नाउ कम टू फोर्थ एक्सियम। फोर्थ एक्सियम क्या बोल रहा है, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। थिंग्स विच coincide with one another। Fourth number, things which coincide with one another are equal to one another। Things which coincide with one another are equal to one another। ये मुझे कौन समझाएगा? हैंड रेज करो, कौन मुझे ये फोर्थ एक्सियम समझा सकता है? सर मेरे में ऑप्शन नहीं है हैंड रेज करने का। अच्छा चलो ठीक है, ओम है। और कोई समझा सकता है? अभी तक किसी ने नहीं बोला है, सिर्फ ओम को छोड़कर बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब? आनंद यस सर। बता सकते हो ये फोर्थ एक्सियम? नो फोर्थ सर। एक्सियम बता सकते हो? नो सर। नहीं? नो सर। सर बताओ। अच्छा ओके। सानिया, हाँ बताओ सानिया। सर एक बार ट्राई हाँ, कर बताओ। सकते हैं सर? अगर जैसे कि एक कॉन्साइंड मतलब सर कॉन्ग्रुएंट ही ना, मतलब एक के ऊपर एक आता है तो हाँ, बिल्कुल उसको रख लेता है। ये कहीं यूज की है, कहीं बता सकती है? हाँ कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में, यस राइट। तुम देखो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने इस चीज का यूज किया है। ओके ठीक है, इसी में हम लोगों ने इसका यूज किया है। इवन तुम जैसे अगर मान लो कि दो एंगल है, ये दो एंगल है, हमको देखना है कि दोनों एंगल का वैल्यू बराबर है या नहीं। तो
अगर तुम्हारे पास नापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो तुम इस एक्सियम की मदद से जो है ये प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों एंगल मेरा बराबर हो गया नहीं। इस एंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, अगर दोनों कॉन्साइड कर जाता है, हमको नहीं पता चल रहा है कि दो अलग अलग लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल का मेजरमेंट मेरा क्या है, बराबर है। हम बोल सकते हैं सेम है। यस यस सर, कह सकते हैं। यस ठीक है। सर। तो यही अब कॉन्ग्रुएंसी में तुम देखो, अगर तुमको कॉन्ग्रुएंसी का जब हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हमको देख कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल एक ही है, अलग अलग ट्रायंगल नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस ट्रायंगल जो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट था वो यही था कॉन्ग्रुएंसी का, कि अगर इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दे और हमको एक ही ट्रायंगल दिखे, कॉन्साइड करने का मतलब क्या है, कॉन्साइड करने का मतलब है इसका पूरा का पूरा साइड इसके एक साइड को, दूसरा साइड दूसरे साइड को, और तीसरा साइड तीसरे साइड को ढक दे, पता ना चले कि दो अलग अलग साइड है। कॉन्साइड करने का मतलब यही है। जैसे ये हाथ इस हाथ के साथ कॉन्साइड कर जा रहा है, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो हमको एक ही हाथ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों हाथ जो पाम है मेरा, दोनों पाम जो है वो मेरा सेम साइज का है। तो यही चीज ये बोल रहा है, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, दो चीज अगर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाती है, हमको नहीं पता चलता है कि एक अलग अलग चीज है, कॉन्साइड करने का मतलब ये होता है, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों चीज मेरा क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। समझ में आया क्या बोल रहा है एक्सियम नंबर 4? यस सर। फोर्थ एक्स, किसी को कोई कंफ्यूजन है फोर्थ एक्सियम में? नो सर। नो एक और सर। एग्जांपल मैं फोर्थ एक्सियम पे दे दे रहा हूं, एक और एग्जांपल मैं फोर्थ एक्सियम पे दे दे रहा हूं। देखो फोर्थ एक्सियम का यूज कैसे कर सकते हो। अगर मान लो एक लाइन सेगमेंट है मेरा ए बी सी, तो हम बोल सकते हैं ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है। इसमें हम लोगों ने इस फोर्थ एक्सियम का यूज किया, इस स्टेटमेंट को लिखने में हमने फोर्थ एक्सियम का यूज यस किया या सर, नहीं किए किया? हैं। यस किए हैं सर। देखो यस सर। किए हैं, क्यों? ए बी प्लस बी, ए ए बी बी और प्लस बी सी को बी सी जोड़ेंगे है। तो ये किसके साथ कॉन्साइड कर जाएगा? ए बी और बी सी ए को सी अगर हम का। जोड़ेंगे तो ये किसके एसी के साथ साथ। कॉन्साइड कर जाएगा? ए सी के साथ ए सी के कॉन्साइड कर साथ जाएगा, सर। एसी के साथ। एसी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, यानी कि इस, अब आगे से ध्यान रखना कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं AC इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ फोर्थ एक्सियम। ए बी और बीसी का एडिशन जो है वो AC के साथ कॉन्साइड कर जा रहा है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। इसी तरह तुम ये देखो, यहां भी तुम एक्सियम 4 का यूज करते हो, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये पूरा का पूरा एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसमें भी हम एक्सियम 4 का यूज कर रहे हैं। यस सर। सबको समझ में आया ना एक्सियम 4 हम मैथ में यस कहां सर। कहां यूज कर रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड, सो दिस इज योर एक्सियम नंबर। सर आपका नाउ वीडियो कम टू द अच्छा है। नेक्स्ट एक्सियम। एक्सियम सर सर नहीं दिख दो रहा है कुछ भी। सर कुछ नहीं हो रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। 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 सर आवाज नहीं आ रहा है।
सर लेफ्ट होगा। लेफ्ट हो जाए। पता नहीं, वैसे भी टाइम हो गया है। लेफ्ट हो जाए। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी दिख। ओके, तो अब आते हैं यूक्लिड के फिफ्थ एक्सियम पे। ये लास्ट एक्सियम है, ये डिस्कस कर लेंगे, उसका जो बचा हुआ एक्सियम रहेगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिफ्थ एक्सियम पे आते हैं। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये भी बहुत इजी एक्सियम है। ये सिंपल ये बोलता है कि अगर कोई चीज पूरी है, उसका अगर हम एक टुकड़ा ले लेंगे तो कौन बड़ा होगा? ये टुकड़ा बड़ा होगा या पूरा का पूरा पार्ट बड़ा होगा? पूरा का पूरा पार्ट सर बड़ा उसका होगा। पार्ट पूरा पार्ट बड़ा पूरा बड़ा नहीं ना, पार्ट बड़ा, पूरा होल बड़ा होगा ना, पार्ट बड़ा नहीं हो सकता है ना? होल वो पार्ट। उसका एक छोटा सा पूरा पार्ट यस है। सर। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। पूरा का पूरा जो है वो हमेशा कुछ हिस्से से हमेशा बड़ा होगा। इसका यूज देखो तुम लोग कहां करते हो, जस्ट चेक दिस। फ्रैक्शन में हाँ, फ्रैक्शन में भी यूज करते हो। फ्रैक्शन में 1 और 1 का एक पार्ट है 1/2, तो कौन बड़ा होगा? 1 1 बड़ा होगा। है ना, 1 बड़ा होगा। ज्योमेट्री में देखो कहां यूज करते हो, ए बी सी, तो हम बोल सकते हैं ए बी इज लेस देन ए सी, लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि यस सर। इसमें होल मेरा कौन है? होल मेरा कौन है? एसी। 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 यस सर। और ए बी उसका क्या है? एक पार्ट है। पार्ट। यस सर। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। इसी तरह तुम देखो एंगल में भी इसका यूज कर सकते हो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो हम बोल सकते हैं ना एंगल 1 इज लेस देन एंगल 3। यस सर। यस यस सर। सर। देखो यस सर। यहां भी हम जो है बताइए। फिफ्थ एक्सियम का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ एक्सियम का यूज कर रहे हैं, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। सो ये चैप्टर जो ऐसा है ना कि बहुत चीज तुमको लग रहा है कि क्या है इसमें पढ़ने के लिए, बट जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम लोग यूज करेंगे। तो ये चैप्टर तुमको रीजन देता है कि कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर मिस करते हो तो तुम मैथ्स के बहुत सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को मिस कर जाओगे। ठीक है, देखने में ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, बट ये बोरिंग नहीं है। क्यों? अगर हम बहुत सारा एग्जाम्पल अगर देखें, बहुत जगह इसको सोचे कि ये हमने कहाँ कहाँ अभी तक यूज किया है, तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो इस चैप्टर को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलो फिफ्थ तक तुम लोग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट कल जो मंडे को हम लोग जो है इसका आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके। सो क्लास को लीव कर सकते हो। यस सर। ओके सर, बाय सर। सर एग्जाम में कितना चैप्टर बाय। आएगा?